नमस्कार दोस्तों, जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 5 जुलाई 2025 के कुछ ज़रूरी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर एक नज़र डालेंगे। मतलब उनसे जुड़े जो स्रोत हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे। हमारे पास देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट है, फिर वो क्रेडिट रेटिंग वाला मुद्दा है, प्लास्टिक कचरे का संकट और हाँ, कोयला मंत्रालय की वो नई आरी-क्लेम नीति। मकसद बस ये है कि इन स्रोतों से जो मेन पॉइंट्स हैं वो निकालें और समझें कि भारत के लिए इनके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नीति आयोग की एक काफ़ी बड़ी रिपोर्ट आई है। इसमें लक्ष्य रखा है कि 2040 तक भारत केमिकल उद्योग में मतलब पूरी दुनिया में $1 ट्रिलियन का पावर हाउस बन जाए। अभी हम छठे नंबर पर हैं दुनिया में, सबसे बड़े उत्पादकों में, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी हिस्सेदारी वो काफ़ी कम है, सिर्फ 3.5%। हाँ, लक्ष्य तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, पर चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। जैसे एक बात देखिए, हम 60% से भी ज्यादा जो जरूरी दवा सामग्री है, APIs जिसे कहते हैं, अच्छा, APIs, हाँ। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वो हम चीन से मंगाते हैं। और दूसरा, हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब R&D में जो निवेश है, वो ग्लोबल एवरेज से बहुत कम है, सिर्फ 0.7%। सिर्फ 0.7%, ये तो वाकई कम है। बिल्कुल, रिपोर्ट में सिफारिशें तो हैं, जैसे पोर्ट्स के पास केमिकल हब बनाए जाएं, उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी दी जाए, जैसे ओपेक्स सब्सिडी की बात है। पर एक और बड़ी चुनौती है स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी, खासकर ग्रीन केमिस्ट्री, नैनोटेक जैसे नए फील्ड्स में। अच्छा, पर ये R&D में निवेश इतना कम क्यों है हमारे यहाँ? और क्या ये सब्सिडी जैसी चीजें काफी होंगी? देखिए, R&D में निवेश कम होने के कई कारण हैं। इंडस्ट्री की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, सरकारी नीतियां भी हैं। सब्सिडी से हाँ कुछ मदद तो मिल सकती है, लेकिन अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो R&D पर फोकस करना, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम ये जो वैश्विक निर्भरता है उसे कम कर पाएंगे। समझ गया। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पर हमारी रेटिंग वो BBB/3 सबसे निचले इन्वेस्टमेंट ग्रेड पर ही है। और भारत ने हाल में इस पूरे सिस्टम पर ही सवाल उठाए हैं, इसमें सुधार की मांग की है। हाँ, ये एक दिलचस्प मुद्दा है। इसमें बात यह है कि विकासशील देशों के साथ कहीं ना कहीं एक तरह का पूर्वाग्रह होता है, ऐसा माना जाता है। मतलब रेटिंग एजेंसियां जो है वो कई बार राजनैतिक धारणा जैसे सब्जेक्टिव पैरामीटर्स का इस्तेमाल करती हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ आर्थिक आंकड़ों पर नहीं। हाँ, पूरी तरह नहीं। इसीलिए सुझाव ये दिया जा रहा है कि रेटिंग प्रोसेस ज्यादा पारदर्शी हो और जो रियल टाइम इकोनॉमिक डेटा है, जैसे GST कलेक्शन है, UPI का इस्तेमाल है, इन आंकड़ों का ज्यादा प्रयोग किया जाए। ये एक तरह से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में निष्पक्षता का सवाल बन गया है। लेकिन ये एजेंसियां क्या कहती हैं? उनके पास कोई तर्क नहीं है इन सब्जेक्टिव पैरामीटर्स को लेकर? वो कहते हैं कि राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत माहौल, ये सभी आर्थिक प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। लेकिन बहस इसी बात पर है कि इनका आकलन कितना ऑब्जेक्टिव है, कितना निष्पक्ष है। विकासशील देश कहते हैं कि ये आकलन अक्सर पश्चिमी नजरिए से किया जाता है। तो असल मुद्दा पारदर्शिता और मूल्यांकन के तरीकों में सुधार का है। सही है। चलिए अब एक काफी चिंता वाले विषय पर आते हैं, प्लास्टिक कचरा। आजकल स्टडीज आ रहे हैं कि मानव ऊतकों में, टिश्यूज में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं और हार्मोन बिगाड़ने वाले केमिकल्स, EDCs भी। और चिंता की बात यह है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है। हाँ, और ये सिर्फ एक पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है, ये अब एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट बनता जा रहा है। ये जो EDCs हैं जैसे BPF, थैलेट्स, ये प्लास्टिक के डब्बों से लेकर कॉस्मेटिक्स तक में होते हैं। अच्छा। इनका सीधा संबंध हार्मोनल गड़बड़ियों से, प्रजनन समस्याओं से और यहाँ तक कि बच्चों में लर्निंग डिसेबिलिटी से भी जोड़ा गया है। सरकार ने कदम तो उठाए हैं, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2024 है, EPR है। EPR ये क्या है? मतलब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ बिल्कुल, EPR का मतलब है कि जो कंपनी प्लास्टिक बना रही है या उत्पाद बना रही है, उसे उसके इस्तेमाल के बाद मतलब उसके लाइफ साइकिल के एंड में उसके कचरे को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। सिद्धांत तो अच्छा है, पर असली चुनौती इन नियमों को लागू करने में है। हाँ। और खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करने में, जो हमारे कुल प्लास्टिक कचरे का लगभग 43% है। 43%? बाप रे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोयला मंत्रालय ने आरी-क्लेम नाम का एक नया फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। ये उन खदानों से जुड़ा है जो बंद हो चुकी हैं, पर जिनका पर्यावरण
और आसपास के समुदायों पर बुरा असर पड़ता रहता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि खदान बंद करना उसे बस एक टेक्निकल प्रोसेस माना जाता था। आरईक्लेम फ्रेमवर्क में पहली बार कम्युनिटी की भागीदारी पर, स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के साधन बनाने पर और इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन यानी पर्यावरण को फिर से ठीक करने पर जोर दिया गया है। ये खनन के बाद एक तरह से सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय की दिशा में एक कोशिश है। और आखिर में एक कानूनी पहलू भी देख लेते हैं। नंदनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामला। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि राज्य की विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट के किसी पिछले फैसले के आधार को बदलने वाले नए कानून बना सकती हैं। शर्त बस ये है कि वो कानून संवैधानिक रूप से सही हों। दोनों की संवैधानिकता जांचना, कानून बनाना नहीं। विधायिका अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, बस वो संविधान के दायरे में रह के करे। तो आज हमने देखा कि कैसे भारत एक तरफ तो आर्थिक महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है, पर दूसरी तरफ उसे वैश्विक रेटिंग सिस्टम में निष्पक्षता की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। प्लास्टिक प्रदूषण जैसा बड़ा पर्यावरणीय संकट है और खदान बंद होने के बाद के सामाजिक प्रभाव जैसी चुनौतियां भी हैं। हाँ, और इन सभी मुद्दों को एक साथ देखें तो एक बड़ा सवाल सामने आता है कि भारत अपनी जो ये महत्वाकांक्षी विकास योजनाएं हैं और जो पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय की जरूरतें हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये वाकई एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जुडिशियल ड्रीम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।